हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज का टॉपिक हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर नारीवाद परिप्रेक्ष्य। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सारे ही सब्जेक्ट में आता है और हर ईयर और हर सेमेस्टर में उपलब्ध है, जो आपको हर बार पढ़ने को मिलता है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादातर नॉलेज भी होगी और इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर आखिर ये होता क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद परिप्रेक्ष्य का क्या रोल रहा है। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका परिचय क्या है। तो उसके परिचय हम पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में नारीवाद दृष्टिकोण अपेक्षाकृत एक नवीन विकास है। अगर हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नारीवाद क्या है, एक नवीन विकास है जो अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर उपलब्ध हुआ है। यदि लैंगिक समानता के लिए एक आंदोलन के रूप में नारीवाद पहले से ही अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुका है। नारीवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध से पहले सामाजिक विज्ञान के विषयों में अपनी स्थिति को मजबूत कर चुका है, लेकिन परंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वर्तमान में आया। परंतु अंतर्राष्ट्रीय विषय के क्षेत्र में 1980 के दशक में उत्तरार्ध तक ही एक कठोर नारीवाद बौद्धिक परिप्रेक्ष्य का उदय देखा गया। परंतु अंतर्राष्ट्रीय विषय के क्षेत्र में 1980 के दशक में नारीवाद का एक बौद्धिक परिप्रेक्ष्य का उदय देखा गया। शीत युद्ध के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में नारीवादी विश्लेषण को मजबूती से स्थापित किया गया। जब शीत युद्ध का अंत हुआ तो क्या हुआ, नारीवाद का उदय अच्छा हुआ और उसकी स्थापना मजबूती से की गई। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। वीडियो बड़ी हो तो उसको भी पूरा देखना है, आपको साथ साथ पढ़ते हुए चलना है। तो नारीवाद विद्वान विश्लेषण कर रहे थे कि लैंगिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधी सिद्धांत और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। तो जो नारीवादी विद्वान है तो उन्होंने ये बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह प्रभाव डालता है। जब आपको नारीवाद है तो उसमें ज़्यादातर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। तो आप जितने भी नारीवाद के बारे में पढ़ो तो आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो पुरुष प्रधानता के ऊपर आलोचना और महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न और महिलाओं की असमानता की बात की जाती है। तो जो ये वाला नारीवाद पढ़ रहे हैं हम, इसके ऊपर ज़्यादातर महिलाओं की असमानता के बारे में बात की गई है। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि नारीवादी विद्वानों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्षेत्र मुख्यतः पुरुष केंद्रित है और महिलाओं के जीवित अनुभव को महत्व नहीं दिया गया। तो नारीवादी विद्वान ये कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है, वो पुरुषों पर केंद्रित है, उसमें महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नारीवादी विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की मूल अवधारणा जैसे युद्ध, राज्य, कूटनीति निर्धारण आदि पर लैंगिक दृष्टिकोण की विश्लेषण की है। तो नारीवादी विद्वानों ने किस पर मूल अवधारणा दी है, युद्ध, राज्य और कूटनीति और नीति निर्धारण पर अपनी व्याख्या दी है। वो बोलते हैं कि कूटनीति में, युद्ध, राज्य में महिलाओं का कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो नारीवाद की लहरें और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो नारीवाद की लहरें आप लोक प्रशासन में पढ़ चुके हो, 3 लहरें पढ़ाई थी, परंतु इसमें 4 लहरें बताई गई हैं। तो 4 लहरें के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक नारीवाद आंदोलन को 4 लहरों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम लहर 19वीं सदी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से हुई और वे मुख्य रूप से मतदान के अधिकार, शिक्षा, सार्वजनिक कार्यालयों तक पहुंच से संबंधित थी। ये लहर पुरुष प्रधान के खिलाफ थी। तो पहली लहर का मुख्य विषय क्या था, मतदान, महिलाओं के समान शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक कार्यालयों में महिलाओं की उपस्थिति के बारे में मुख्य ध्यान दिया गया है। दूसरी लहर पढ़ते हैं। दूसरी लहर 1960 के दशक में शुरू हुई और 1990 के दशक में जारी हुई। इस लहर में नारीवादी विद्वान अपनी मांगों को लेकर कट्टरपंथी थे। दूसरी लहर कब शुरू हुई, 1960 के दशक में, और इसका मुख्य विषय क्या थे, महिलाओं के लिए मांग करना। नारीवादी विद्वानों ने सेक्स, चाइल्ड केयर, जन्म नियंत्रण, घरेलू श्रम और निजी मामला न बनाकर संस्थागत और राजनीतिक बताया। तो जो नारीवादी विद्वान है वो कहते हैं कि जो चाइल्ड केयर, सेक्स और जन्म नियंत्रण क्या है, ये एक निजी मामला या घरेलू मामला ना होकर ये क्या है, राजनीतिक स्तर का मामला है जिसके ऊपर गहन सोच और विचार करना चाहिए। और तीसरी लहर का दशक 1960 के दशक में
1990 के दशक में शुरू हुई। ये दूसरी लहर की निरंतरता और उसकी कथित विफलताओं की प्रतिक्रिया दोनों थी। मतलब ये क्या थी, ये दूसरी लहर की विफलताओं और उसकी प्रतिक्रिया की लहर थी एक तरीके से। इसमें नारीवाद विद्वानों ने मतभेदों की बहुलता पर ध्यान केंद्रित किया और रंग नस्ल पर भी। तो इसमें नारीवादियों ने रंग भेद के ऊपर और मतों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया है कि महिलाओं की जो मत है उनको किसी भी स्थान में कोई जगह नहीं मिली है, तो उनको हर जगह में उनका स्थान होना चाहिए। और विद्वानों ने श्रेणियों के लिंग, जाति, वर्ग, लैंगिकता आदि पर ध्यान दिया है। तो उन्होंने लिंग और जाति वर्ग पर भी ध्यान दिया है। तो चतुर्थ लहर यानी चौथी लहर 2017 यानी वर्तमान वाली एक हालिया विकास है जो कि 2008 से नारीवादी सक्रियता के लिए इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ हुई। समान अधिकारों की मांग करने, जानकारी साझा करने और प्रतिरोध में सोशल मीडिया ने एक शक्तिशाली मंच के रूप में उभरा है। और समान अधिकारों की मांग करने में क्या सोशल मीडिया ने अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिखाया है। कैसे? 2010 के दशक में अरब स्प्रिंग में ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया की भूमिका स्वीकारी थी। तो 2010 के दशक में अरब स्प्रिंग ने क्या किया, ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का भूमिका को स्वीकारा, जहां विशेष रूप से महिलाएं एवं रूढ़िवादी समाज में अधिकारों और अधिकारियों के विरुद्ध सड़कों पर निकली और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया। और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा क्या किया, महिलाओं ने अपने लिए कानून की मांग की। और एक आप जानते हो सोशल मीडिया की पावर बहुत ज़्यादा होती है। वर्तमान में तो आप देख ही सकते हो सोशल मीडिया की पावर क्या है क्या नहीं है। और नारीवादी के विद्वान, तो इसके कुछ विद्वान हैं जैसे जीन बेथेल्टन, ये एक विद्वान थी। तो ये नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अग्रणी विद्वान में से एक थी, मतलब कि महान विद्वानों और विचारकों में से एक थी, जो अपनी पुस्तक वुमेन एंड वॉर में लैंगिक अवधारणा का उपयोग युद्ध से किया है। जो अपनी पुस्तक वुमेन एंड वॉर में क्या कहते हैं कि जो लैंगिक अवधारणा है उसमें युद्ध को जोड़ दिया कि युद्ध में जो है महिलाओं की स्थिति है वो निम्न स्तर पर, मतलब सैनिक स्तर में, जहाँ स्त्रीत्व को उस महिला के रूप में समझा जाता है जिसे संरक्षण की आवश्यकता है और पुरुष को एक रक्षक के रूप में देखा जाता है। मतलब ये कहती है कि स्त्री को किस रूप में देखा जाता है, एक पीड़ित के रूप में जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, और पुरुष को एक संरक्षण के रूप में देखा जाता है, यानी एक रक्षक के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए पुरुष को सैनिक और महिलाओं को नागरिक या पीड़ित के रूप में देखा जाता है, ये इनका कहना है। और दूसरी विद्वान कौन है, सिंथिया एंग्लो, ये भी एक बहुत बड़ी विद्वान है जिन्होंने नारीवाद के ऊपर अपने विचार रखे और किताबें लिखी। तो ये कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अनुशासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। ये कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनुशासन में महिलाओं की स्थिति क्या है, बहुत कम है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। ये कहती है कि वैश्विक मामलों में विभिन्न लिंग अनुभावों को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया है। तो ये क्या कहते हैं कि वैश्विक मामलों में विभिन्न लिंग अनुभवों में काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया। मतलब लिंग अनुभव से तात्पर्य है कि जो महिलाओं की स्थिति है वो वैश्विक मामलों में क्या है, बहुत निम्न यानी कम है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बनाना, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी बनाना बीचेस एंड बेसिस, ये बुक का नाम है। बुक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष वर्चस्व की बात की है। ये भी क्या करते हैं कि पुरुष का वर्चस्व विश्व स्तर पर पुरुषों का ही वर्चस्व है। जो जेन टिंकर, ये बहुत अच्छी विचारक थी जिन्होंने पुरुष और महिला दोनों के ऊपर विचार प्रकट किए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पुरुष की दुनिया है। ये कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, पुरुषों की दुनिया है। टिकनर कहती हैं कि लिंग भेद कारण विदेशी मामलों और सैन्य नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका बहुत कम या ना के बराबर है। तो टिकनर क्या कहती हैं, ये कहते हैं जो विदेशी मामले होते हैं या फिर सैन्य नीतियाँ बनती हैं सैनिकों की, तो उसमें क्या महिलाओं की भूमिका ना के बराबर है। तो ये कहती है ऐसी स्थिति में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना चाहिए। और टिकनर मोर्ग्यू हैं, जो मोर्ग्यू हैं बहुत बड़े विचारक हैं जिन्होंने यथार्थवाद का विचार दिया, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो टिकना मोर्ग्यू के राजनीतिक यथार्थवाद सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये सिद्धांत पुरुष प्रधानता पर आधारित है।
तो टिकनर का जो है यथार्थवाद का सिद्धांत है, तो वो ये क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि जो इनका सिद्धांत है वो पुरुष प्रधानता पर आधारित है। तो उसकी आलोचना करती है टिकनर यथार्थवाद सिद्धांत की। तो ये उसके विचारक हो गए, विद्वान हो गए। अब पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नारीवाद के प्रकार। तो नारीवाद के प्रकार कौन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? तो पहला है अंतर्नारीवाद। पहला इसके प्रकार हुए अंतर्नारीवाद। तो नारीवाद के इस पक्ष के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के बीच मतभेद है। यह अंतर संस्कृति, प्रथाओं अथवा जैविक रूप से पुरुषों के अलग अलग अनुभव के कारण बढ़ा है। तो जो अंतर्नारीवाद है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये महिलाओं और पुरुष के बीच अंतर बताते हैं कि किस किस स्तर पर महिलाओं और पुरुषों में क्या क्या अंतर है और किस स्थान पर महिलाओं की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो अंतर्नारीवाद ये बताता है, ये महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर बताता है। साफ सीधे कहने का अर्थ ये हो गया। उदारवादी नारीवाद। नारीवाद का ये पक्ष रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाओं को पूरी तरह से खारिज करता है। जो नारीवाद का ये पक्ष है क्या क्या कहता है? जो लैंगिक रूढ़िवादी का जो लैंगिक भूमिका है वो उसको खारिज करता है। उनके लिए पुरुष और महिला समान है। जो उदारवादी नारीवाद है वो कहता है कि जो महिला और पुरुष क्या है, दोनों समान है, ना महिला अलग है ना पुरुष अलग है, दोनों क्या है एक बराबर, जैसे कानून के सामने बराबर है। तो ये महिलाओं की भूमिका नेताओं, सैन्य, अर्थव्यवस्था, शांति वार्ताकारों आदि पर समान रहने की मांग करता है। तो ये कहता है जहाँ नेताओं की बात की जाए या फिर अर्थव्यवस्था की बात की जाए, शांति व्यवस्था की बात की जाए, तो उसमें क्या होनी चाहिए? महिलाओं की भूमिका समान होनी चाहिए, जो कि आवश्यक भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उत्तर आधुनिक नारीवाद। तो ये क्या कहते हैं? उत्तर आधुनिक नारीवाद के अनुसार महिलाओं का कोई प्रमाणिक या दृष्टिकोण नहीं है जिससे हम सामाजिक और राजनीतिक दुनिया को समझ सकें। मतलब इस पॉइंट का कहने का अर्थ है जो महिलाओं की स्थिति है सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर, उनकी कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जिससे उनको अनुभव हो इन चीज़ों का और सामाजिक और राजनीतिक दुनिया का। तो वो चाहते हैं कि ऐसी दुनिया में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया जाए जिससे महिलाओं की समझ भी इन चीज़ों में आगे बढ़ सके। ये सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर महिलाओं की भूमिका की मांग करते हैं। ये सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर महिलाओं की भूमिका की मांग करते हैं। तो इसकी विषय वस्तु है। विषय वस्तु मैंने एक्सप्लेन नहीं की है, आप ये खुद कर सकते हो। राज्य और सत्ता। राज्य और सत्ता से अभिप्राय है कि जो राज्य स्तर पर और सत्ता स्तर पर महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना चाहिए। इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है संघर्ष और हिंसा। और इस पॉइंट कहना रहता है जो संघर्ष और हिंसा में जो मुख्य हाथ किसका है? पुरुषों का है, महिलाओं का हाथ नहीं है। अब महिलाएं होंगी तो इससे क्या होगी? संघर्ष और हिंसा कम होंगी। युद्धों और शांति। क्या युद्ध का कारण ये किसको बताते हैं? पुरुषों को बताते हैं, और इसलिए शांति का कारण भी वो महिलाओं को बताते हैं। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा से अभिप्राय है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की जाती है, सैनिकों का प्रबंध किया जाता है, उनमें किसकी भागीदारी होनी चाहिए? महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। पहचान और ज्ञान का सृजन। पहचान और ज्ञान का सृजन से अभिप्राय कि महिलाओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को ज्ञान देना चाहिए और उनके उनको अनुभव का दान करना चाहिए। संस्थाएं और विश्व व्यवस्था। और विश्व स्तर पर जितनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं हैं उन पर क्या होना चाहिए? महिलाओं का स्वामित्व होना चाहिए, मतलब पूर्ण रूप से नहीं, दोनों का बराबर स्वामित्व होना चाहिए। असमानता और न्याय। तो ये असमानता और न्याय की बात करता है कि महिलाओं के साथ जो असमानता की जाती है तो उनमें न्याय होना चाहिए। तो ये इसकी विषय वस्तु थी। अब इसकी आलोचना पढ़ लेता है कि आलोचनाएँ आखिर है क्या। तो नारीवाद परिप्रेक्ष्य की सबसे व्यापक आलोचना ये है कि यह महिलाओं पर केंद्रित है। सबसे बड़ी आलोचना क्या है? ये केवल महिलाओं पर केंद्रित है। लैंगिक आधारित अध्ययन में महिलाओं पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। जो लैंगिक आधारित अध्ययन है उस पर क्या है? ये महिलाओं पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। अध्ययन के विषय पुरुषों का कोई अस्तित्व नहीं है। अध्ययन के विषय में पुरुषों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें मुख्य रूप से पुरुषों की आलोचना की जाती है। इसमें मुख्य रूप से क्या है? पुरुषों की आलोचना की जाती है। नारीवाद के अंतर्राष्ट्रीय विद्वान स्वयं के सिद्धांत निर्माण में विफल रहे हैं। मतलब जो नारीवादी विचारक हैं या विद्वान है वो खुद के सिद्धांत बनाने में असफल रहे हैं पूर्ण रूप से। मतलब जो उन्होंने सिद्धांत बनाए वो पूर्ण रूप से सही साबित नहीं हुए हैं, कहने का मतलब ये है।
अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष आप, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप निष्कर्ष अपनी तरफ से बना सकते हो, बहुत ही बेहतरीन बन सकता है। इसका निचोड़ क्या हो सकता है? तो मैंने इसका कुछ निष्कर्ष लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवादी विश्लेषण हमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों कुछ मुख्य अवधारणाओं पर पुनर्विचार करने में मदद करता है। तो ये नारीवादी परिप्रेक्ष्य वो क्या है? हमें नारीवाद की अवधारणाओं पर पुनः विचार करने में मदद करता है। नारीवादी परिप्रेक्ष्य में वैश्विक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। जो नारीवाद परिप्रेक्ष्य है उसमें क्या है? वैश्विक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के योगदान और महत्व को बढ़ाया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के योगदान और महत्व को इसने बढ़ाया है। तो आज की वीडियो में इतना ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो धन्यवाद।